अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। इस वक्त मैं शाह लतीफ़ टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ आने का रीज़न ये है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले एक मर्डर हुआ है, एक कत्ल हुआ है और वो कत्ल था महबूब भट्टी का। जी हाँ, महबूब भट्टी इस इलाके का रिहायशी था और 19 फरवरी को ये मर्डर उसका हुआ। जब ये मर्डर हो चुका तो जब बाद में कहते हैं कि जी पुलिस तक ये बात पहुंची और वहाँ पे विटनेस जमा हुए तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई। अच्छा, ये जो कत्ल था ये डकैती का था या फिर ज़ाती दुश्मनी थी या कुछ और, ये तमाम की तफसील मैं आप तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूँगी कि ये जो साहब हैं इनकी 2 मिसेस हैं और दोनों माशाल्लाह मतलब साथ ही हैं, एक यहाँ रहती है एक अलग रहती है। लेकिन ये बेसिकली सुपरवाइज़र थे, किसी के पास काम करते थे। किस वजह से ये वारदात हुई, जो लोग इनको लूटने आए थे वो उनसे क्या क्या लूट कर गए और जाते जाते वो उनको मार के भी गए। तो ये तमाम चीज़ें हम ज़रा उनके घर जाएंगे और जाके मालूम करेंगे। तो चलो चल के मिलते हैं। अच्छा जी, मैं उस घर के सामने मौजूद हूँ और ये वो घर है जहाँ पर महबूब भट्टी रहता था, क्योंकि अब तो उनकी फैमिली यहाँ है वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जब इस तरह के कोई वाक़यात होते हैं और इस तरह के कोई भी केसेस होते हैं तो समझा जाता है कि जी डकैती की वजह से हो गया, मुज़ाहमत करने पे मार के चले गए। लेकिन जब इसकी इंक्वायरी होती है, पुलिस तक केस जाता है, छानबीन होती है, तो उसके दाने बाने होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। कभी कभी केसेस कुछ और होते हैं और उनका रंग कुछ और दे दिया जाता है। तो इसका रंग कहाँ से कहाँ जुड़ेगा, ये मुजरिम कौन मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा नाम मेहताब आलम है और मैं यहाँ इस यूसी शाह लतीफ़ टाउन से वार्ड नंबर 3 से जमात इस्लामी की टिकट काउंसलर हूँ। माशाल्लाह, कितने साल से? मुझे जमात इस्लामी में तो तकरीबन 18 साल हो गए। अच्छा। और अभी रिसेंटली जो बलदियाती इलेक्शन हुए बड़े स्ट्रॉन्ग जिसमें आप लोगों ने बड़ी अक्सरियत से वोट दिया। कराची के तहत जो मुहिम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने चलाई और माशाल्लाह उसका रिजल्ट हमें इस यूसी से भी मिला। अल्हम्दुलिल्लाह इस यूसी से हमने जमात इस्लामी माशाल्लाह। तो भाई खैर मैं केस से हट के बात करती हूँ। आपका तो वैसे ही बड़ा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है, क्योंकि आप लोग वो हैं जो कराची की बेहतरी के लिए, पूरे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा शख्स जो कहते हैं दुनिया के लिए लड़ाओ, लोगों के लिए लड़ाओ, आज उसके भाई को कोई मार के चला। यहाँ पे जैसे ही ये वाक़या रूनुमा हुआ और हमें पता चला, उसके बाद हमारी जितनी क़यादत है ज़िला मदीर की, मदीर ज़िला जमात इस्लामी ज़िला मदीर मोहम्मद इस्लाम साहब और हमारे यहाँ के मुकामी ज़िम्मेदारान शाह लतीफ़ टाउन के, वो सारे उसी टाइम मौके पे पहुँच के हॉस्पिटल में भी पहुँच के उसके बाद उन्होंने पुलिस के ऊपर और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हमारे जो मुकामी थाना शाह लतीफ़ टाउन उस पर प्रेशर किया और SHO भी वहीं पे पहुँच गए थे, पूरी टीम पुलिस की भी वहाँ पे पहुँच गई थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप थोड़ा सा टाइम दें, मैं इंशाल्लाह आपके भाई के कातिल आपके सामने लेके आऊँगा। अरे भाई, हम शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से ये वाक़या हुआ, क्योंकि हम पहले की बातें तो बाद में भाभी से अम्मी से करेंगे, कैसे थे, क्या बिहेवियर था घर में, कैसे थे, बच्चों के साथ कैसे थे। लेकिन ये वाक़या जिस दिन हुआ, मुझे वो डेट, वो टाइम, वो सिनेरियो बताएं कि असल में उस दिन आप तक इत्तला कैसे पहुँची। ये शब बारात की रात थी, इबादत वाली रात, बड़ी रात। कितनी एक बात है वैसे, नेक रात, तो नेक आदमी था। तकरीबन रात को 11:30 बजे का टाइम था। तो मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मिसिस ने कहा कि आप खाना खा लें। तो मैं और मेरे साथ मेरी बड़ी बेटी और मेरी वाइफ, बाकी बच्चे मेरे सो गए थे। तो इसी असना में मुझे एक कॉल आई, जो मेरी छोटी भाभी जो कि वहीं पे सेक्टर 20B में रैश पजीर थी। अच्छा। मेरे छोटे भाई भी वहाँ पे रैश पजीर, सही। उनकी तरफ से, भाभी की तरफ से मुझे कॉल आई कि मैं मोहसिन की वाइफ बात कर रही हूँ और अभी भाई महबूब को किसी ने गोली मारी है। अल्लाह। तो उसी टाइम में भागता हुआ नीचे आया। हम कंबाइन फैमिली रहते हैं यहाँ पे, मेरे साथ मेरे 2 और भाई भी रहते हैं, मेरी वालदा भी, हम एक ही मकान में रहते हैं। अच्छा अच्छा। ये महबूब भाई जिस मकान ये उनका हिस्सा है, महबूब भाई का अपना ज़ाती घर है, ठीक है। तो मैंने आके बड़े भाई को उठाया, फिर छोटे भाई को उठाया, फिर भागता हुआ मैं इस तरफ आया, भतीजों को उठाया, भतीजे घर पर लेटे हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, आप चले हमारे साथ। हम लोग यहाँ से निकल गए। तो उस टाइम हमें तो ये पता चला कि गोली लगी है। तो यहाँ पे हमारे गैस कॉलोनी मोड़ पे सिटी हॉस्पिटल है। सही। तो हमें ये पता चला कि महबूब भाई को उठा के वहाँ पे लेके हम सिटी हॉस्पिटल पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि अभी हमने उनको एम्बुलेंस में रेफर कर दिया, शदीद उनकी वो हालत ख़राब थी। जी हाँ। तो हम फिर उसी टाइम उनके पीछे जो उनके साथ गाड़ी में एम्बुलेंस में मौजूद थे उनसे मैं रब्ता करने की कोशिश कर रहा था। फिर मुझे, अच्छा, वो इसी मोहल्ले में वारदात हुई है, इसी गली में?
यही उनको? नहीं, वो मुझे ये बताएं ज़रा। आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारे के इलेक्ट्रिक का जो आगे कॉन्ट्रैक्टर है प्राइवेट के इलेक्ट्रिक का, शाह आलम उसका नाम है, उसका ऑफिस है सेक्टर 20B में। अच्छा। वो उनके ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे क्योंकि बेसिकली महबूब भाई करते क्या थे? सुपरवाइजर थे शाह आलम के। शाह आलम उसका नाम है जो के इलेक्ट्रिक का प्राइवेट ठेकेदार है। अच्छा जी, जिसको बल्क सप्लाई सिस्टम के तो जी 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 जी। तो ये उनके सुपरवाइजर थे, होली सोली इंचार्ज थे, सारा काम यही देखभाल करते थे। अच्छा। शाह आलम के बाद यही थे, रिकवरी करना, आगे बिलिंग करना, सारी चीज़ें। रात को किसी की लाइट का कोई मसला हो जाता तो इन्हीं के पास कंप्लेन आती थी, ये फिर लड़कों को आगे भेजते थे। ठीक है। तो उस रात भी ऐसी हुआ, रात को 11:30 बजे का टाइम था, तो इनकी सीढ़ी किसी पोल पे लगी हुई थी, जो मुझे बाद में पता चला कि दिन को ढूंढते रहे थे, नहीं मिल रही थी। बाद में पता चला जी किसी पोल पे लगी हुई। तो ये इन्होंने लड़कों को बुलाया, 2 लड़कियाँ इनके पास, और इन्होंने उनको भेजा कि आप जाके वहाँ से सीढ़ी ले आए। वो सीढ़ी लेने के लिए गए, तो इसी असना में चंद सेकंड ही गुजरे होंगे कि पीछे 1 to 5 पे जो मुझे बाद में आई विटनेस जो लोग थे उन्होंने बताया कि 2 नामालूम अशखास आए और आके महबूब भाई से सलाम दुआ किए। सलाम दुआ करने के पास 1 मिनट के करीब एक दूसरी शॉप उसके सामने खड़े होकर वहाँ पे बातचीत करते रहे। लोग आए हैं और आने के बाद सलाम दुआ की है। सलाम दुआ करने के बाद जो हुआ है वो ज़रा भाई से आगे पूछेंगे। अभी हम बढ़ते हैं उनकी माँ की तरफ। अल्लाह आपको सब्र दे, आपका बेटा जन्नत फिरदौस में अच्छी जगह उसको जगह दे। क्या बोलेंगे अपने बेटे के बारे में? मैं अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं, मेरा बेटा क्या चाहती है? जन्नत विच गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा बेटा जन्नत विच गया, नमाज़ां पढ़ता है, माँ भी नमाज पढ़ के उसके लिए दुआ करती है। बेशक बेशक। आप अपने बेटे के लिए सबसे ज़्यादा दुआ क्या करती थी अपने बेटे के लिए? जब आप एक टोटल कितने बच्चे हैं टोटल? माशाल्लाह 5 बेटे हैं। 5 बेटे हैं, तो अब कितने रह गए? 4 रह गए। चलो वो भी अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह। आपने हमेशा अपने बच्चों के लिए ऐसी दुआएं की है ना? हाँ। बेटियां हैं? एक बेटी। अच्छा, तो क्या कहेंगी महबूब के बारे में, कैसा बेटा था? मेरा अल्लाह मियां जब मेरे महबूब ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। आमीन मैं अपने महबूब ਲਈ दुआ करती रहा पीछे करके। आमीन 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 आमीन। मैनू उदन आके गया माँ मेरे लिए दुआ, अल्लाह मियां मैनू माँ मैं तेरे लिए दुआ करना, मैनू अल्लाह मियां तंदुरुस्ती देवे, मैं सदा ही तेरे लिए दुआ करता। मैं क्या नहीं करो अल्लाह मियां महबूब मेरी जिंदगी भी तेनू लावे। आपकी दुआएं लग रही हैं उसको वहाँ, आप परेशान नहीं हो, आपकी दुआएं लग रही हैं। माँ हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है। तो कैसा बेटा था, प्यार करता था आपसे? मेरे ना बहुत प्यार करता सी मेरा बेटा है। बहुत प्यार करता सी, आंदा जांदा मेरे पैर चुमदा सी, हाथ चुमदा, सीने नाल लांदा सी। आप क्या चाहती हैं जिसने उसको मारा उसकी सजा क्या होनी चाहिए? जिसने उसको मारा सजा तो उन्हें अल्लाह नहीं देगा, इंशाल्लाह देगा जरूर। जिन्हें मेरे बेटे ने नजायज गोली मारी है, किसी पासे लठ ते मार देंदे, किसी बाजू ते मार देंदे, कोई रकम ले लेंदे, कोई चीज़ मांग लेंदे, मेरा बेटा उसको दे देता। ते नजायज मारा गया मेरा बेटा। मैं इस वक्त आपको एक माँ की तकलीफ़ दिखा रही हूँ। कह रहे हैं कि वो हमेशा ये दुआ करता था कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, आपका साया हम पे सलामत रखे। और आज जिसके लिए वो दुआएं करता था वो खुद ही नहीं रहा, और वो माँ यहाँ बैठी हुई अभी भी हाथ बना के उसके लिए ऐसे दुआएं करी जैसे वो ज़िंदा है। और वाकई वो ज़िंदा है। अगर कहते रूहें परवाज़ करती हैं तो वो इस वक्त देख रही होंगी। और इस वक्त उनकी जो मिसेस है मेरे साथ है, मैं उनसे भी थोड़ी बात करूँगी। मिला था ख्वाब में? क्या कह रहा था? आया बाहर दरवाज़ा खोलिया। अच्छा। आन के मैं नमाज पढ़ी गई थी, मैं लम्मी पई आन के मेरे हाथों को फड़ लिया। सफ़ेद कपड़े पाए ने उन्हें, खूबसूरत सफ़ेद कपड़े हैं। फिर हाथ मेरा ज़्यादा दबा लिया, मैंने पता नहीं। फिर मैं सोचा मेरा ये बेटा को आया। फिर जब मैं वेख्या ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ दरवाजे ਨੂੰ चला गया ना मुड़ के, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। मैं क्या नहीं ये तो महबूब है, ये तो महबूब है, मैंने क्या पता मैं सीने ना ला लेंगी उस टाइम। अल्लाह इतने प्यारे प्यारे, मैं कहती हूँ ये फीलिंग ऐसी है कि रूह में उतर रही है इस वक्त। कहते हैं ना जो भी ये मनाजिर देख रहा होगा, हर आँख इस वक्त अक्षबार हो चुकी होगी। और साथ में हम भाभी से भी बात करते हैं। बड़ी हिम्मत चाहिए अपने प्यारे को, कहते हैं बगैर बीमारी के। आप बीमार होते हो ना, आप कहते हैं जी बीमार था इसलिए ये हो गया, उम्र थी इसलिए ये हो गया। 45 ईयर का
45-45 साल सिर्फ उसकी एज थी, कोई एज भी ज़्यादा नहीं थी। बाकी सब बच्चे छोटे छोटे हैं, बड़ा बेटा 17-18 साल का है, बाकी सब माशाल्लाह उससे छोटे हैं। तो भाभी से हम बात करते हैं, क्योंकि उस वक्त भाभी कहते हैं मेन ताकत है अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने माँ की। ये माँ ही है, सास माँ ही होती है अगर समझा जाए तो। दोनों में जो कहते हैं ना कि जब बेटी ब्याह कर आती है तो अगर माँ सास बेटी इनको अपनी बेटी समझ ले और ये इनको अपनी माँ समझ ले तो शायद ये झगड़े ही ख़त्म हो जाएं। तो अच्छा जी, आगे थोड़ी सी बात बढ़ाएंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो उनके बच्चों से बात करेंगे और इसको वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से मैंने भाई को स्टॉप कराया था कि वो कहाँ जॉब करता था, कहाँ मौजूद था और वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था, कौन लोग आए थे और उनसे क्या क्या लूट के गए थे, ताकि थोड़ी कहानी जब बढ़ेगी तो तमाम चीज़ों का जो निचोड़ है वो आप तक पहुँच सकेगा। अच्छा जी, मैंने स्टॉप इसलिए कराया था कि ये बातें बढ़ती जा रही थी, मैं नहीं चाह रही थी कि एकदम से आपको तमाम चीज़ें पता चल रही हैं। अभी आंटी जी की बातें आपने सुनी, भाभी की बातें आपने सुनी और ऐसा बहुत कुछ अभी बाकी है जो यहाँ स्टोरी में खुलना बाकी है। लेकिन मैं ज़रा उनके बच्चों के पास जाऊँगी, फिर भाई के पास आऊँगी। मैं उनसे उनके बड़े बेटे से बात करना चाहूँगी। बेटा आपका नाम क्या है? बहुत मशहूर है। कौन सी क्लास में हो? सेकेंड ईयर में हो। और छोटे वाले का नाम? उसको माइक देना। मोहम्मद इकराम। अच्छा बेटा, पहले मैं आपसे बड़े से बात करूंगी। आपको कॉल आई थी? जी मुझे कॉल आई थी। क्या कॉल आई थी? मेरी चाची है छोटी, उनकी कॉल आई कि आपके वालिद साहब को किसी ने गोली मार दी। अच्छा, तो तुम फौरन उस जगह भागे? वो हम लोग जितनी जल्दी हो सकता था अपनी जल्दी में दफ्तर गया जिधर भी हादसा हुआ। अच्छा, उसके बाद हमें पता लगा वहीं से कि यहाँ से दफ्तर कितना दूर है आपसे? यहाँ से दफ्तर 20 मिनट का रास्ता है। अच्छा, 20 मिनट का रास्ता है। फिर भी कोशिश की कि जल्दी पहुँचे। वहाँ से हम सिटी हॉस्पिटल गए जिधर हमें बोला कि वहाँ आपके वालिद साहब को लेके गए। और जब आपके वालिद साहब को लेके गए तो बताया क्या था कि वो होश में थे? नहीं, हमें उस टाइम कुछ भी नहीं बोला, बस इतना पता था कि वालिद साहब को गोली लगी और उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेके गए। ठीक है। हमने वहाँ पे गए तो वहाँ पे 2 दफ्तर के लड़के थे जिनका चाचू बता रहे थे कि वो सुई लेने गए थे। वो पीछे ही थे। उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ आओ। फिर वो जिला हॉस्पिटल गए, लेकिन रास्ते में अब्बू का इंतकाल हो गया। अच्छा, वहाँ से फिर कुछ जिला शिफ्ट किया गया था। जब आप वहाँ पहुँचे अपने अब्बू के पास तो वो मतलब नहीं थे, हयात नहीं थे? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पापा का ऐसा क्या सपना था तुम्हारे लिए कि तुम बड़े होकर कुछ ये करो उनके लिए? क्या सोचते थे अपने बाप के लिए, क्या बनना चाहते हो? उनका ख्वाब था कि मैं तालीम याफ्ता बनूं और मिलिट्री ज्वाइन करूं। मिलिट्री ज्वाइन करूं? उनका दिली ख्वाब था। तो तुम पढ़ाई में अच्छे थे? बिल्कुल। तो अभी भी तुम्हारा यही फोकस है कि अपने बाप का नाम रोशन करना है? बिल्कुल, वालिद साहब का नाम रोशन करना है। जैसे ये मर्डर हुआ है, चीजें कभी आगे खुलेंगी कि किसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है। अगर तुम्हें मौका दिया जाए, वो बंदे तुम्हें पकड़ाए जाए तो तुम क्या करो? जिस चीज़ के वो हकदार है उन्हें वो सजा मिलेगी। अगर हम ना दे सके तो अल्लाह देगा। अल्लाह देगा। नहीं देगा। यकीन है मैं इस बात पे कि अगर हमसे ना हो सका तो रोज़े महशर इस चीज़ का हिसाब होगा इंशाल्लाह। हमें आखिरत पे यकीन है इंशाल्लाह। अगर ये या ना हो सका, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई किस्म का नहीं हुआ, फैसला सामने नहीं आया, नहीं तो आखिरत में तो अल्लाह ताला ने बोला है ना कि मैं हर चीज़ का हिसाब देता हूँ। आपकी बात इतनी अच्छी और प्रॉपर आपने कर दी ना, या बहुत से लोगों को जवाब मिल गया होगा। जी मेरा बच्चा, आप कौन सी क्लास में हो? आप भी माशाल्लाह मैट्रिक में हो। तुमने क्या बनना था? आपने भी मिलिट्री करनी थी? चाहते थे कि उनके सारे बेटे पोस्ट में लगे। क्यों, ऐसा जज्बा क्यों था? मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे या चाहते थे मेरा सर फखर से रोशन हो कि मेरे बच्चे मिलिट्री में हैं और उनको तमगे मिले, वो लोगों से लड़े, वो क्राइम को कंट्रोल करें, वो ये चाहते थे? आप लोगों को क्या नसीहत करते थे जिंदगी में? तो बहुत थी अब्बू की, लेकिन बोलते थे कि बेटा मिलिट्री ज्वाइन करो, अच्छा इंसान बनो, कुछ करके दिखाओ। अच्छा, जब छुट्टी होती थी, छुट्टी वाले दिन आप लोग बैठ के बात करते थे, तो आप लोग डेली, अब कहना डेली ऑफिस भी जाते थे, तो डेली में आप लोगों की बॉन्डिंग इतनी थी कि आप लोग हर तरह के टॉपिक पे बात करते हो?
हमारा अबू के साथ दोस्ताना माहौल था, जैसे भाई ने बताया कि वालिद और इतना रिश्ता नहीं था, दोस्ताना माहौल था, हर चीज़ शेयर करना, हमसे मशवरा करना, बहुत दोस्त हैं हमारे। अपने पापा को जो फर्स्ट टाइम स्टेशन पे देखा तुम लोगों ने और देखा कि वो दोस्त जो तुम लोगों के लिए एक पहाड़ था, चट्टान था, और अब वो बेजान है। मैं सॉरी माजूर के साथ भी बात हुई है कि मेरी माँ को अभी भी मैं सोचती हूँ, मेरी नानी इतनी एजिड हो गई है उस एज में, लेकिन हम डेली सोचते हैं अगर इनको कुछ हो गया तो शायद वो सदमा एक वक्ती तौर के लिए हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, अपनी माँ के लिए नहीं कर सकते। अपने उस चट्टान को, अपने उस शहजादे को जो तुम लोगों का आइडियल था, बेसिकली तुम लोगों का आइडियल था, क्योंकि वो तुम लोगों को तरबियत इतने खूबसूरत वे में दे रहा था। जब तुम लोगों ने उसको देखा कि अब हमारा बाबा नहीं रहा, क्या सा फील हुआ, क्या लगा कि अल्लाह ने तुम लोगों पे कैसा पहाड़ तोड़ दिया? कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि दिमाग में काम कर रहा था, अभी तक यकीन नहीं आता है। अभी भी नहीं आता? अभी भी कोई बाइक आके रुकी है ना घर के पास तो फौरन अचानक जेल में आते हैं अबू आ गए, तो फिर जेल में आते कि अबू रह ही नहीं। अबू के कपड़े वपड़े तुम लोग, अबू की जिसामत तुम लोगों से थोड़ी सी बरकी थी, ठीक है, तो क्या तुम लोग कभी उनके शलवार कमीज या कपड़े या शर्ट्स वेयर करते थे? जैसे बाप बेटे अक्सर कपड़े इस्तेमाल कर लेते हैं, ग्लासेस इस्तेमाल कर लेते हैं, अरे अब्बू आप हमें दो, मतलब मैं तो यही करती हूँ, मैं कोई चीज आती हूँ, मेरी माँ कभी बैग यूज कर रही होती है, कभी वॉच यूज कर रही होती है, तो तुम लोगों को शौक था अपने बाप की चीजें इस्तेमाल करने शर्ट्स का? पहनते थे, अबू के स्पोर्ट क्लब में अबू थे, क्रिकेट खेलते थे, बहुत अच्छा उनकी शर्ट्स पहनते थे। अच्छा, क्रिकेट खेलते थे तुम्हारे साथ? अच्छा, तो फिर कभी किसने हराया ज्यादा बाप को, तुम लोगों ने, उन्होंने? बड़े भाई और अबू लोग खेलते थे, उनके आपस में मुकाबले होते थे। यहाँ पे मैं इनको ना माइक देना बड़े भाई को। तुम अपने बाप के साथ क्रिकेट बहुत खेलते हो जो शौक से, और उनको भी स्पोर्ट्स का शौक था। यहाँ आप एक बाप की तरबियत देख रहे होंगे, मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ, तो बाप अगर खूबसूरत मर्द है ना, तो उस दुनिया का सबसे खूबसूरत बाप, बेटा, शौहर सब है। तो यहाँ पे वो बाप खूबसूरत आपको नजर आ रहा है कि वो अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से लेके चल रहा था। कि एक छतरी, जैसे कल बात हो रही थी तो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि जो मर्द में छतरी है उस पर पानी गिरता रहता है, तरह तरह की गर्मी सर्दी सब उसमें आती है, लेकिन वो अपनी फैमिली को उससे बचाता है। तो ये बात वाकई सच है कि वो जो एक मर्द होता है ना, वो अपने तमाम बच्चों को, अपनी फैमिली को लेके उसके अंदर ढाक के चलता है। तो इसी तरह आपके साथ आपके पापा की बॉन्डिंग थी। तो कौन कौन सा स्पोर्ट्स तुम लोग खेलते थे उसके साथ? क्रिकेट। कहाँ जाते थे खेलने? क्लब में जाते थे, बड़े बड़े क्लब्स होते थे जो स्टेडियम्स हैं। अच्छा, क्रिकेट एकेडमी, हाँ हाँ हाँ, अकेडमी इस्लामी जेम खाना अकेडमी, और भी एक और अकेडमी है ये एयरपोर्ट पे। इन तीनों अकेडमियों में अब्बू मैं एक साथ खेला करते थे। अच्छा, एक साथ खेला करते थे? हमें साथ लेके जाते थे, बोलते थे आओ खेलो मेरे साथ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खड़े हो, तस्वीरें खिंचवाओ, इधर आओ। हमें हर एक चीज़ अब्बू ने दी, हमें हर एक चीज़ सिखाई, हर एक लेवल पे लेके गए, हर एक चीज़ दिखाई हमें कि बेटा दुनिया कैसी है और तुम कैसे हो। वो इसलिए दिखाते थे ताकि कल अगर तुम लोगों को दुनिया को फेस करना पड़े तो तुम्हें अच्छे और बुरे की पहचान हो जाए, इसीलिए। कोई ऐसी बात पापा की, फिर मैं भाई की तरफ आऊंगी और मैं कंटिन्यू करूंगी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, फिर वापस आती हूँ तो इस बात को कंटिन्यू करती हूँ। दोबारा स्टोरी की तरफ आते हैं जहाँ पर ये वाकया पेश आया। मैं भाई आपसे चाहूंगी कि कंटिन्यू उस जगह से स्टार्ट करें कि आपने बताया था कि उस दिन वो गए हुए थे जहाँ वो जॉब करते थे, ठीक है, वहाँ से बताएं कौन सी जगह थी और क्या टाइम था और क्या हुआ था, जहाँ तक आपको पता चला। कुछ चीज़ें तो अभी हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चली है, वो भी मैं ऐड कर देना। उस दिन सुबह फर्स्ट टाइम तो सुबह मदर के ऑफिस में मेरे बेटे का शादी का वहाँ से वापस आए तो जो रोज़ का उनका मामूल का काम होता ऑफिस में वो किए। फिर हमें बाद में ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला, जो CDR पुलिस ने निकाली और उसके बाद हमें बताया कि भाई ये अपनी सेकंड जो वाइफ है ये उनके साथ कहीं कुरंगी की तरफ गए थे। अच्छा जी, और कुरंगी से फिर ये गए हैं मलीर की तरफ। सही। मलीर से फिर ये वापस आए शाह लतीफ़ टाउन की तरफ। अच्छा।
शाह लतीफ़ टाउन में आके जो इनकी सेक्रेट मिसेज जो बाद में अभी रिसेंटली में 1.5-2 साल पहले जो शादी की है वो 20 में वहाँ पे रहती है। वहाँ पे उन्होंने उसको घर बना के दिया था, ठीक है। वो वहाँ पे रहती है। तो उनको वहाँ पे छोड़ा, उसके बाद इस घर पे आए। यहाँ पे आके अपने बच्चों का पूछा, हाल अहवाल लिया और फिर उनकी मिसेज से भी उनकी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि मुझे दांत में दर्द है। तो अपने बड़े बेटे को उन्होंने कहा कि आप जाके इंसर्ट की टेबलेट ले। वो उस तरफ गए। उसके बाद फिर उन्होंने जाना था वहाँ पे। ज़ाहिर है यहाँ पे लाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, किसी का फेस चला गया, किसी का क्या। तो प्राइवेट सिस्टम है सारा ठेकेदारी। तो वो वहाँ अपने काम पे चले गए। 2 लड़कों को उन्होंने फ़ोन करके बुलाया, उनके अपने जो उनके नीचे स्टाफ काम करता था। वो लड़के आए तो उनको अपनी बाइक दी है जो उनके पास किसी की थी 125, वही पुरानी जगह पे सीढ़ी लगी हुई है, खोल के साथ वाक ले गए। वो लड़के उस तरफ गए। तो इसी असना में 2 लड़के नामालूम अशखास उनके पास आ गए। उनसे आके 1 मिनट के करीब बातचीत की है। अच्छा, बात की है पहले। जी हाँ। ठीक है। और उसके बाद ये हमें चीज़ें आई विटनेस जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने बताया। और उसके बाद जो उनके पास 2 मोबाइल थे, एक टच मोबाइल था और एक सादा बटन वाला था। वो साथ में ही दर्जी की दुकान उन्होंने वहाँ पे रखा है उनसे। और पीछे डकैत आए, उन्होंने एक ने वो दोनों मोबाइल उठाए। तो इनकी फिर आपस में जी वही बंदे हैं जिन्होंने पहले बात की है भाई से। जी वही बंदे, ठीक है। वही बंदे पहले आके अस्सलाम वालेकुम कहा है और फिर 1 मिनट के करीब इनसे बात करते रहे। अल्लाह ने क्या बात करते रहे, उनके जानने वाले थे, डकैत थे या क्या थे नहीं वाला, इस चीज़ का पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके बाद ये है कि वो मोबाइल जब उन्होंने काउंटर पे रखे, वहीं पे जो डकैत था उसने वो मोबाइल उठाए और इनकी आपस में वहाँ पे तरह कलामी हो गई, लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई। जो दूसरा डकैत था उसने करीब से उनको शूट किया, फायर मारा। कहाँ गोली लगी थी? उनके ये इस तरफ इस जगह पे अच्छा, सीने पे है। जी सीने पे इस तरफ। एक ही फायर किया था? 3 फायर किए थे। 2 फायर तो उनके बिस्सों के जिंदा राउंड पूरे नीचे हो गए, वो चले नहीं। और एक गोली जो चली है वो इनको महबूब भाई को यहाँ पे लगी, जिससे वो लाख होता है। उसके बाद वो लोग उनको उठा के सिटी हॉस्पिटल ले गए। तो उस वक्त वहाँ पे कोई कैमरा था, लाइट थी, कोई ऐसे फुटेज सामने आई? मौके पे कोई भी कैमरा वगैरह नहीं, वहाँ पे सीसीटीवी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लाइट भी गई हुई थी, लोड शेडिंग का टाइम था। अच्छा, मतलब पता था कि सर लाइट नहीं होती। जी हाँ, जी। देखिए ना, अगर ऐसे वारदात करने का पहले से प्लानिंग है या कुछ भी है तो लाइट ना होने का ये होता है फायदा कि आपकी शक्लें क्लियर नहीं आ सकती। यहाँ पे ज़्यादा शाह लतीफ़ टाउन में ये प्रॉब्लम है कि रात को तकरीबन 7:30 बजे लाइट जाती है और 10 बजे आती है। अच्छा। लोड शेडिंग। उसके बाद 11:30 बजे जाती है। इतनी ज्यादा? जी हाँ, 11:30 बजे जाएगी और फिर रात को 1 बजे आएगी। ये जो लोड शेडिंग का टाइम होता है, इसी लोड शेडिंग के टाइम के अंदर बेइंतहा वारदातें हो जाती हैं। अंधेरा होता है, अभी गर्मी भी है, लोग अपने घरों से बाहर होते हैं। अच्छा, वो जाते हुए आपके भाई के मोबाइल ले गए और क्या क्या लेके गए? आप उनके पास क्या क्या था? सब कुछ लेके चले गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। भाई के पास 2 मोबाइल थे और उनके पास सलवार वाले पॉकेट में तकरीबन 27 से लेके 30,000 रुपीज़ कैश पड़ा हुआ। वो नहीं लेके गए। और उनके जो साइड वाला पॉकेट है उसमें उनका वॉलेट था, वो भी नहीं लेके वो गए? भी नहीं लेके गए। उसमें भी कुछ पैसे थे और उनके कार्ड वगैरह थे, वो भी नहीं लेके गए। अब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर छुपी। अच्छा, एक बात थोड़ी पर्सनल करूंगी माजरत के साथ। आपके पापा ने दूसरी शादी की, तो क्या आप लोगों को जब ये केस पता चला था कि आपके अबू ने दूसरी शादी की है, कोई रिएक्शन तो नहीं आया था उधर से या इधर से? नहीं, थोड़ी बहुत तो होती है। बात की थी थोड़ी बहुत। तो चाचू मेरे साथ बैठे हुए, चाचू मेहताब ने भी समझाया कि देखें भाभी वो कर सकता है। मेरी वालदा को कहा कि क्या पता उन्होंने सपोर्ट करने के लिए किया हो, क्या पता वो औरत नीडी हो। देखो हमें अभी पॉइंट ऑफ व्यू भाई नहीं पता ना। इसमें मैं जो उन्होंने नजरिया हमारे सामने पेश किया था उसने कहा कि उसकी लड़कियाँ हैं, वो यतीम है, क्योंकि जो उनकी मिसेस थी जिससे अभी उन्होंने शादी की। तो पहले से डिवोर्स मतलब इंतकाल हुआ था शौहर उसकी मतलब 3 में 4 बेटी हैं उसकी। अच्छा। और 2 बड़ी माशाल्लाह, 3 बड़ी जवान, एक की तो शादी भी कर दी, अच्छा। भाई ने की। कितना लेके तो उन्होंने कहा कि यार मैंने इनके सर पे हाथ रखा है, हो सकता है कि अल्लाह ताला मेरे लिए, मेरी औलाद के लिए आसानियाँ पैदा करे। ये उन्होंने ये सत्य जा रही है क्या उन्होंने? जी ये बात की। और वहाँ पे घर भी महबूब भाई ने बना के दिया। अच्छा जी, अपनी जो सेकंड मिसेज है उसको उन्होंने घर बना के दिया, उसका खाना पीना। तो आप बताए उस फैमिली का क्या हाल है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि मैं उस तक नहीं पहुंची। अभी जाहिर है वो भी परेशान। मेरी उनसे 2-3 मुलाकातें हो चुकी, एक मुलाकात में उठाने नहीं। अच्छा, वहाँ पे उनको भी पुलिस ने बुलाया। सही, आप तो सब जाएंगे ना, ये तो केस ऐसा है। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने पुलिस से कानून करना है।
मैंने कहा अगर पुलिस मुझे बुलाती है, मैंने कहा मेरी ओल्ड एज वालदा है, अगर इनको बिल्कुल बुलाती है तो मैं लेके जाऊँगा। सही, सही। मैंने कहा हम पुलिस से ताउन करेंगे तो फिर जाके कोई कातिल पकड़े जाएंगे। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई कि मैंने पहली फैमिली, दूसरी फैमिली, किस तरह से वो लोग आए, किस तरह से चीज़ें ली, चोरी नहीं थी क्योंकि मैंने सिर्फ मोबाइल को ही उठाया, पैसे नहीं लिए, वॉलेट नहीं लिया। कहानी आगे से कहाँ पहुँचेगी मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी बात ये कि सिर्फ एक माँ, एक बीवी, एक बच्चे जिनके अब्बू ने दूसरी शादी भी की, एक्सेप्ट भी कर लिया और यहाँ तक कि उनको वो घर भी बना के दिया, उसकी बेटी की शादी भी की। तो अपनी तरीके से महबूब भाई तो बहुत ही नेक काम करते हैं। लेकिन मैं बच्चों से चाहूँगी जब मैसेज कोई देना चाहें इस वाक़े के हवाले से, कोई ऐसी बात जो बोलना चाहें लोगों को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ यही बात कहूँगा कि खुदा अपनी जान की हिफाजत करें। कोई भी ऐसा वाक़या दरपेश आ जाए तो दे दें जो भी आपके पास है। इंसान की जान से कीमती उसके लिए कुछ भी नहीं है। बेशक जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं है तो फिर क्या लेगा वो। उनका तो कुछ भी नहीं है, वो तो आते हैं जैसे मेरे वालिद साहब के साथ किया, कितनों के साथ ऐसा किया होगा कि गोली मार दी। गोली मारना उनके लिए बिल्कुल मजाक है। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी जान की हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें। कोई भी ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो बराए मेहरबानी अपनी जान बचाएं। बस चीज़ों की कदर ना करें, इंसानों की कदर इंसानों की कदर करें, चीज़ों की कदर ना करें, इंसानों की कदर करें। इसका नोटिस लिया जाए और इदारे एक्टिव हो जाएं, क्योंकि ये क्राइम जो है बहुत बढ़ चुके हैं। असला इन लोग बच्चों ने नहीं उठाना, इन भाई ने नहीं उठाना, हम औरतों ने नहीं उठाना, ये असला पुलिस वालों ने उठाना है। उन लोगों ने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है जिनके फ़राइज़ में ये आता है। मैं ज़रा माइक आगे यहाँ लाना चाहूँगी। मैं चाहूँगी आंटी जान, आप क्या बोलेंगी, आप क्या कहेंगी? आपका पुत्र तो चलो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन ऐसे बहुत से पुत्र हैं जो मर जाते हैं इसी तरह। उनकी माँ इस वक्त सब रो रही होती है कि हमारे बच्चों के साथ ज़्यादती हो गई है। मैं भी कहांगी अल्लाह मियां उन्होंने भी जिन्होंने मेरे पुत्र को कातल किया वे, अल्लाह मियां उन्होंने भी साफ किताब अल्लाह मियां लेगा, बंदे ने नहीं लेना। जो भी है वे अल्लाह मियां पूछेगा। हुण असीं क्या कर सकने, क्या अखी च नहीं ना वेखिया मेरे पुत्र का केड़ा कातल है केड़ा नहीं। बस अल्लाह उनको उनके अंजाम तक पहुंचाए। अल्लाह मियां नु जन्नत फिरदौस आमीन आमीन आमीन। आपका बेटा आपसे मिलने आया था, वो जन्नत में ही है। बाकी अल्लाह में आपको सब्र दे और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे क्योंकि आप उनके नाम से मंसूब हो। तो कहते हैं ना, जब हम सब ने मरना है, जब आपका भी इंतकाल होगा तो ये होगा कि जी आप उनकी औरत थी, उनकी बीवी थी। तो ये आपके लिए फ़ख्र की बात है। चले, बाकी कोई मैसेज देना चाहेंगी? अल्लाह के दुश्मन के साथ देना। चले, मैं भाई आपसे आखिरी मैसेज देना चाहूँगी कि इस वक्त आप पे बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं माशाल्लाह। ये कुंभ आपने देखा होगा हंसता वस्ता, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? फिलहाल तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अल्लाह की ज़ात पे मुझे यकीन भी है कि वो कातिल इंशाल्लाह जल्द सामने आ इंशाल्लाह जाएगा। इंशाल्लाह। और ये मेरे भतीजे नहीं, मेरे बेटे हैं, मेरे बाजू में। इनकी कफालत मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह की ज़ात अल्लाह की ज़ात करनी। मेरी वालदा की दुआ मेरे साथ। आंटी जी, आप कुछ कह रही थी, अभी कुछ कह रही थी आप। मैं ये चाहनी है कि मेरा बेटा ये चाहता सी कि तुसी इस बेटे ना बहुता प्यार करते हो। आए मैं क्या नहीं बेटा, मैं तेरे साथ ही हूँ, वो भी तो बेटा ही है ना। सही कहना देखा वोटा वास्ते तुसी कितनी दुआ की थी मेरे बेटे को खुदा कामयाब करे। देखा उनको कामयाब तो बोलो वो कामयाब होगा तो हमारी इज्जत है। मैं क्या बेटा मेरे वास्ते ना तुसी भी बेटे हो, वो भी बेटा भी अंदा हाथ के अंदा नहीं हमें तुसी उन्हें बहुता प्यार दे दी। मैं क्या नहीं बेटा मेरे काश वो अभी आपको देख सकता है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। मैं क्या मेरे वास्ते सारे बेटे कोई दे अच्छे नहीं। मैं तो आके जप्पी पाना, प्यार करना, माँ तेरा मत्था चुमना। वो आपका माथा चूमता था यहाँ? हाँ, मेरी अम्मी भी ना अपनी माँ के पैर भी चूमती हाँ, है, वो भी चुमता है ना? कितना अच्छा लगता है। सी गले ना लांदा सी। इसका नेमो नजूर ये है कि अगर आपस में बॉन्डिंग अच्छी हो तो हर बड़े से बड़ा जो गम है वो आपका सिमट जाता है, वो अच्छी यादों में आ जाता है। आप अच्छी यादों को रखते हैं और दुआ करते हैं कि जिसने आपके साथ ये किया हो अल्लाह उनको उनके अंजाम तक पहुंचाए। कल यहाँ से हम उस पुलिस स्टेशन भी जाएंगे और जगह भी जाएंगे जहाँ पे ये वाक़या हुआ था। फिलहाल हम यहाँ से जा चाहते हैं, बाकी मैं आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ।
अच्छा जी, इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ जाए वकू है, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया और पीछे आपको नज़र भी आ रहा होगा महबूब भाई का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे वो सानिया पेश आया। मैं उनके भाई को ज़रा फ्रेम में ले लूँगी ताकि पूरी तफसील आप तक पहुँच सकें। जी भैया आ जाए। जी मुझे बताएं ये जगह थोड़ा बता दीजिए। ये शाह लतीफ़ टाउन का सेक्टर 20B है और ये वही ऑफिस है जहाँ पे महबूब भाई अपनी जॉब करते थे। शाह आलम का ये ऑफिस है ये वाला? जी हाँ, ये वाला। ये बाहर महबूब आलम का नाम भी लिखा हुआ है, इंचार्ज है वो यहाँ के। और शाह आलम जो प्राइवेट के इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्टर है, ये उनके सुपरवाइजर होली सोली सेकंड नंबर वो इंचार्ज है। अच्छा, यहाँ पे वो डेली कितने बजे बैठते थे? सुबह 9 से ले मतलब 24 घंटे की उनकी वो ये ड्यूटी होती थी। अच्छा, और भी बंदे साथ होते थे उनके? 7-8 लड़के होते थे। 7-8 लड़के और भी होते थे। जिस दिन ये वाक़या हुआ वो लड़के सब मौजूद थे? नहीं, उस टाइम उनके पास 2 लड़के थे जिनको उन्होंने फ़ोन करके बुलाया था। कोई सीढ़ी, ये सामने सीढ़ियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। एक सीढ़ी जो है मिसप्लेस हो गई थी, तो वो कह रहे थे कि उसको ढूंढो। तो फिर उनको पता चल गया, वो आगे एक सामने मस्जिद है, मस्जिद के साथ पोल पे लगी हुई थी। अच्छा। और उनको भेजा कि आप वहाँ पे जाएं। तो वो जैसे लड़के अच्छा, वो लड़के निकले तो अकेले रह गए थे? जी, वो यहाँ पे अकेले थे। ये दर्जी की दुकान थी। अच्छा, मैं आपको जरा दिखाती हूँ जी। ये बराबर में थोड़ा भैया हट जाए। ये सीढ़ियाँ पड़ी हुई हैं और एक सीढ़ी मिसप्लेस थी जिसको ढूंढने के उन्होंने 2 बंदों को बुलाया था अपने। 8-9 लड़के इनके पास काम करते हैं और उनका ऑफिस भी ज़रा दिखा देते हैं। आ जाए, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, ये ऑफिस है जहाँ पे वो बैठते थे डेली बेस पे और अभी भी अंदर वर्कर काम कर रहे हैं। इस तरह से वो यहाँ पे डेली काम कर रहे थे। लेकिन उस वक्त जब ये सानिया पेश आया तो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, लाइट नहीं थी, लेकिन बराबर में टेलर था। तो टेलर ने क्या देखा क्या नहीं देखा वो भी उनसे पूछेगा। लेकिन ये वो जगह है जहाँ वो बैठ के प्रॉपरली डेली काम करते हैं। मैं आपको वो एरिया भी दिखा देती हूँ। उनके उससे बराबर से ये शॉप है और ये बिल्कुल बराबर लगी हुई है। हम थोड़ा सा हमें होता है कि हम थोड़ा सा लोगों का ही सोच रहे होते हैं कि अल्लाह ना करे वो हमारी वजह से मुसीबत में ना आ जाए, लेकिन हम आपको व्यू दिखा रहे हैं, वो जगह दिखा रहे हैं। अच्छा, टेलर ने क्या देखा था उससे? वो शक्ल वशल पहचानी कोई? असल में उस टाइम लाइट गई हुई थी और इनकी शॉप खुली हुई थी। ये अंदर ही मौजूद थे। टाइम कितना था उस वक्त? रात को 11:30 और 11:35 का टाइम। अच्छा, रात काफ़ी लेट, इतना लेट तक ये बैठे होते हैं? असल में ये है ना कि इनका तो काम को इनको कपड़ों वगैरह किसी का आर्डर वगैरह तो ये देना होता है। और महबूब भाई का तो 24 घंटे का काम था ना। कोई भी कंप्लेन आ जाती थी तो जाहिर है कोई भी कंज्यूमर उन्हीं को फ़ोन करता था। ठीक है। तो फिर आगे वो आके यहाँ पे लड़कों को भेजते थे कि भाई ये काम है, आप जाके वो करके आए। तो मतलब इन्होंने बजाय और लड़कों को लड़ाई जब हो रही थी, आवाज़ जब फायर की आई तब ये लोग बाहर निकले? जिस टाइम फायर की आवाज़ आई तो बगौल इनके कि हम बाहर निकलने लगे तो वो एकदम गन लेके हमारे ऊपर आ गए और हमें अपनी ही जगह से उठा के नीचे फर्श पे बिठा दिया। अच्छा। और हम लोग नीचे दबक के बैठ गए और उसके बाद वो बासानी यहाँ से फरार हो गए। अच्छा, मतलब उन्होंने इनको बाहर निकलने नहीं दिया। जब ये देखने के लिए बाहर आ रहे होंगे तो उन बंदों ने इनको वहीं फर्श पे बिठा दिया। अगर मैं दिखा सकूं तो मैं उन लोगों को भी आपको दिखाऊंगी अगर दिखा सकूं। अदरवाइज़ ये वो जगह है जहाँ पे सानिया पेश आया और वो सामने अगर एक विंडो में दोबारा से उसको ज़रा दिखा दिया जाए, वो ऑफिस है जहाँ महबूब भाई डेली बैठते थे और अभी भी वहाँ पर पीछे जाए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अभी भी डेली यहाँ पे काम हो रहा है। देखिए ये सारा इनके नंबर चल रहे हैं। इंचार्ज महबूब आलम इस तरह नाम इनका लिखा हुआ है। यहाँ इनकी सारी चीज़ें और अभी भी यहाँ लोग अपनी कंप्लेन भी करा रहे हैं, अपनी चीज़ें भी बता रहे हैं और यहाँ पे वो सानिया पेश। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि अभी हम महबूब जो अभी ये केस सॉल्व नहीं हुआ और ये केस मज़हर साहब के पास है। मज़हर साहब का कहना है, SHO मज़हर, उनका कहना ये है कि ये हमें डकैती की वारदात नहीं लगती। पुलिस बहुत एक्टिव है, यहाँ पे भी बहुत एक्टिव थी, लेकिन हम ज़रा मज़हर साहब से पूछेंगे कि ये जो वारदात है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जी जो लोग आए हैं उन्होंने सिर्फ मोबाइल को ही क्यों निशाना बनाया, पैसे नहीं लिए, तो पुलिस का मौक़िफ़ इस वक्त बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि पुलिस वहाँ तक पहुँचना चाहती है। जैसे कि मैंने बताया, अगर पुलिस चाहे तो कबर्ड से भी मुर्दा निकाल के बनवा सकती है, लेकिन यहाँ सूरत हाल कब खुलेगी मुझे नहीं पता। लेकिन मज़हर की बारे भी कहूँगी कि काफ़ी केसेस उन्होंने सॉल्व किए। अल्लाह करे ये केस भी सॉल्व हो जाए और हम उन लोगों तक पहुंच सके जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। खैर अभी इधर चलते, अगर मज़हर साहब होंगे तो आपको उनसे मिलवाओगे और बाकी की डिटेल बताओगे। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो महबूब भट्टी का वाक़या था वहाँ पे पुलिस के पास इस वक्त मौजूद हूँ और आयो असगर सर मेरे सामने। असगर से तो हम डिटेल से बाद में बात करेंगे, लेकिन बताना चाहूँगी कि वहाँ का मौक़िफ़ ये था कि वहाँ पे जो वारदात हुई थी और जिस जगह मैं आपको लेके गई थी जहाँ पे वाक़या हुआ था, वहाँ पे जो सूरत हाल पेश आई वो मैंने आपको तमाम बता दी। लेकिन यहाँ पे असगर का क्या कहना है, जो आयो हैं यहाँ के, जो पूरा इनके पास डेटा भी आ चुका है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क भी इस पर कर लिया है, तो हम ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे आप बताएं कहाँ तक पहुँचा ये केस? ये केस ऐसे है कि
जैसे उसको गोली मार के उसका मोबाइल लेके, वो सिर्फ इस वजह से दिखाने के लिए कि ये डकैती है। अच्छा, हाँ, लेकिन डकैती नहीं है ये। आप लोगों का दिमाग कहीं और जा रहा है कि डकैती नहीं है। हाँ, दोनों हो सकते हैं, भी हो सकती है और जाती रंजिश की बिना पे भी ये मर्डर हो सकता है। ठीक है, दोनों तरफ से पुलिस दोनों चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ठीक है, सीडीआर डेटा भी आ गया है, उस पे वर्क चल रही है और उसी पे ही ये सारा जो सीडीआर डेटा आया है उस पर अभी तक मतलब कॉल्स जाना और उनके ऊपर सारी इंक्वायरी बिठा दी है आपने। तो वैसे क्या उम्मीद है कि कब तक ये केस सॉल्व हो जाएगा? इसी हफ्ते इंशाल्लाह आप हमें अच्छी न्यूज़ देंगे ताकि जो भी इसका किरदार है, मेन किरदार है, जिस भी मुलज़िम का है वो आ जाएगा। हाँ, क्योंकि हम लोग अक्सर होते हैं, हम आपके पास पहले भी आते रहे, काम करते रहे, कभी वो ट्रैफिक वाले, यहाँ ट्रैफिक के बड़े वाक़यात होते हैं तो हैवी ट्रैफिक के जैसे हादसा होते हैं, लेकिन जब ज़्यादा स्नैचिंग होती है तो हम कहते हैं जी स्नैचर आए थे लूट के ले गए। लेकिन इस केस में हमें सूरत हाल कुछ और लगी, जैसे आपने बताया कि जी उन्होंने मारने के बाद वो दोबारा पलटे और आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं लिया, पैसे नहीं लिए, सिर्फ मोबाइल लिया। या तो मोबाइल में कोई डेटा होगा, उस मोबाइल में कोई ऐसी उनको लगा होगा कि कोई मालूमात है ना। मतलब मैं पता नहीं क्यों पुलिस वाली इस वक्त हो रही हो, लेकिन मेरा कतन काम ये नहीं बनता, मेरा काम सिर्फ आप तक बात पहुंचाना है। जब मुलज़िम आ जाएंगे तो वो बताएंगे, वो उससे खाली बात सामने आ जाएगी क्या है क्या। तो अभी आपके अफसरान, आप लोग तमाम प्रॉपर इस पे वर्क, अफसरान की निगरानी में ये काम बिल्कुल नहीं पे। अच्छा सर, मुझे बताएं इस तरह के डेली कितने केसेस आ रहे होते हैं इस एरिया में? केसेस की शरह कितनी है? बहुत है। ज़्यादातर कौन से केस आते हैं? मिक्स है, मर्डर तो तकरीबन जैसे आम होगी बात। आम हो गई। इस टाइम भी मेरे पास 3 मर्डर केसेस हैं। अच्छा, मुझे बताइए जो मर्डर केसेस आते हैं ये दुश्मनी वाले आते हैं या स्ट्रिंग ऑपरेशन, ये वो आते हैं जो दुश्मनी है ज़्यादातर। मेरे पास तो ऐसे भी आए कि बीवी ने शौहर को मरवा दिया। 4-5 केस तो मेरे पास ऐसे थे 2022 में। अच्छा, बीवियों ने शौहरों को मरवाया किसी आशना के साथ मिलके। मतलब बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी कहाँ जा रही है लोगों की। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी आईओ अस्कर के पास हम मौजूद हैं और यहाँ के जो SHO मज़हर है वो ये तमाम कहते हैं ना, पूरा एक टीम बैठती है, पैनल बैठती है। पैनल बैठने के बाद इस तरह के डेली बेस से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम जिस केस पे काम कर रहे हैं वो महबूब भट्टी के केस पे काम कर रहे हैं, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू इन लोगों का ये है कि ये कोई दुश्मनी भी हो सकती है, कोई प्लानिंग भी हो सकती है और ये स्नैचिंग नहीं है। तो ये जैसे ही केस सॉल्व होता है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको वो भी दिखाएं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ से इजाज़त चाहते हैं। यही दिखाना था कि ये लोग अपने तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों का जो मौक़िफ़ था वो भी पहुँचा दिया गया। उनके बच्चों का कहना है कि जब भी कोई लूटने वाला है तो खुदारा चीज़ें दे दें, इसलिए दे दें कि ये जो चीज़ें हैं ना, पहले मुझे लगता था है कि कीमती है, लेकिन अब ये चीज़ें जान से ज़्यादा कीमती नहीं हैं। और जो भी चीज़ें और हैं, अगर दुश्मनियाँ हैं तो अल्लाह बस उस वक्त से बचाए, क्योंकि कब आपके बगल में बैठने वाला आपका दुश्मन बन जाएगा ये आपको नहीं पता। इसी के साथ मैं यहाँ से फ़िलहाल इजाज़त चाहूँगी और बाकी का मौक़िफ़ आपको बाद में बताऊँगी। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि मैंने आईओ का मौक़िफ़ भी आप तक पहुँचाया, फैमिली का मौक़िफ़ भी पहुँचाया। उनकी फैमिली जैसे मैं बता चुकी हूँ कि ऑलरेडी उस शख्स ने दूसरी शादी की थी और दूसरी औरत को सपोर्ट देने के लिए की थी। उनकी फैमिली ने बताया कि किस तरीके से वो उसने अपनी दूसरी बीवी की बेटी की भी शादी कराई। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ कि पुलिस ने कहा यह है कि यहाँ पर जो हमें केस लग रहा है वो डकैती वाला नहीं लग रहा, लेकिन अभी तक वो छानबीन कर रहे हैं और उन्होंने सारी कॉल जो कहते हैं वो निकाल लिए, डेटा निकाल लिया, कलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी तक जो असल मुजरिम है वो नहीं पकड़ा गया। लेकिन उन्होंने इस बिहाफ पे उसकी दूसरी बीवी को भी बुलाया, पहले फैमिली को भी बुलाया, उनके रिश्तेदारों को भी बुलाया कि हो सकता है कि क्या पता जो वारदात करने वाला हो वो कोई आपका अपना ही हो और हम उसको रंग दे रहे हैं डकैती का, हम उसको रंग दे रहे हैं किसी और चीज़ का। तो यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि कभी ऐसे केसेस हो जाते हैं, ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिसमें बज़ाहिर सुनहरी आपको कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन जब वो खुलते हैं और पुलिस अपनी कहते हैं ना वहाँ तक पहुँचती है जहाँ तक हर एक की सोच नहीं जाती। पुलिस बहुत एंड में आपको जाके बता रही होती है कि जी जो हमें नज़र आ रहा था वैसा नहीं है, और जब ये केस खुलेगा इंशाल्लाह तब तक आपको पता चल जाएगा कि असल में मुजरिम कौन है। इसी के साथ अपनी मेज़बान नुसरत ताहिर को और मेरी पूरी टीम को मुजरिम कौन से बता दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।